नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट ने भारत समेत 5 मित्र देशों के जहाजों के सुरक्षित गुजरने की खबर आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक रूप से जरूरी हॉर्मुज कुल कवरेज क्लोज नहीं है और भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि भारत के झंडे वाले तेल गैस जहाज जल्द देश में पहुंचेंगे और तेल गैस की किल्लत में राहत मिलेगी। अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज केवल दुश्मन देशों और उनके सहयोगी के जहाज के लिए बंद है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कोई औपचारिक कूटनीति बातचीत नहीं चल रही है। ईरान ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को समिति आवाजाही का संदेश भेजा था और भारत सरकार ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज के वेस्ट साइड में 20 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। शिपिंग, वाटरवेज और पोर्ट्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग मिलने के बाद भारत लौट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लगभग सभी पेट्रोल पंप पर्याप्त सप्लाई के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यार्थियों के लिए नई पहल की घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार हर बेटी को अपनी पढ़ाई पूरे करने का अवसर देगी। उन्होंने बताया है कि बहुत सारी लड़कियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत की है। इस आयोजन के तहत कक्षा 9 में आने वाली सभी लड़कियों को साइकिल प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना और उसके स्कूल आने जाने के लिए सुविधा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कदम से बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनके पंख मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास करेगी और पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करेगी। योजना का लक्ष्य है कि दिल्ली की प्रत्येक बेटी निर्बाधान रूप से अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने ये योजना बेटियों की शिक्षा में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए लॉन्च की है। इसके माध्यम से लड़कियों को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी भविष्य की उड़ान मजबूत होगी। देखिए, हमारे दिल्ली राज्य की हर बेटी निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, स्कूलिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो बनना चाहती है वो बने। उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत को हटाने का काम सरकार करेगी। बहुत सारी बेटियों को ट्रैवल में, स्कूल से लेकर के घर तक का सफर तय करने में और घर से स्कूल आने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैंने इस विद्या वाहिनी के माध्यम से ये जो साइकिल अपनी हर बच्ची को जो 9th क्लास में आ रही है उसको देंगे, ताकि वो 9th, 10th, 11th, 12th अपना पूरा स्कूल का जो समय है साइकिल के माध्यम से वो आना जाना कर सके। कई बार घर के नजदीक नहीं होता है, स्कूल दूर होता है। ये सारी परेशानियों को हटाते हुए हमारी हर बच्ची को उड़ान, एक बड़ी उड़ान वो कर सके, उसके पंखों को मजबूती देते हुए मैं इस योजना को लेकर के आई हूँ सरकार के माध्यम से। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ जो इस साइकिल के माध्यम से हमारी दिल्ली की बेटियों पे राजनीतिक तंज कसते हैं। ये बेटियां कमजोर नहीं है और ना ही आपकी किसी कमेंट की मोहताज है। जिस दिन इन बेटियों ने आपको जवाब देना शुरू किया, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ये दुर्गा का रूप है, ये सरस्वती का रूप है, संभल के रहिए। ये बेटियां आने वाले समय में इस शहर का, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली है। मैं सरकार की ओर से अपनी हर बेटी को बहुत प्रणाम करती हूँ, खूब आशीर्वाद देती हूँ। आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, जो बनना चाहे वो बने। सरकार उसे हर सुख सुविधा देगी जिससे उसकी पढ़ाई पूरी हो। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस ने विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद विश्वविद्यालय ने पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है और अब अनुमति आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत छात्र, शिक्षकों और कर्मचारी के लिए नए नियम तय किए गए हैं। हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद अब किसी भी धरने, रैली, सभा, प्रदर्शन के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्राक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
जिसमें छात्र का निष्कासन, कर्मचारियों की बर्खास्तगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई शामिल है। आयोजकों को प्रॉक्टर ऑफिस में जाकर हस्ताक्षर सहित आवेदन जमा करना होगा। संबंधित पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। नए नियमों के तहत कार्यक्रम की पूरी जानकारी कम से कम 72 घंटे से पहले देनी होगी। इसमें आयोजन का स्वरूप, समय, प्रतिभागियों की संख्या और वक्ताओं का वितरण शामिल है। सोशल मीडिया पर पोस्ट या पोस्टर को अनुमानित नहीं माना जाएगा। बाहरी लोगों की भागीदारी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी। ये बदलाव 13 फरवरी को यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर 2 गुटों के बीच हुए हंगामे और 17 फरवरी के पूर्ण रोक आदेश के बाद आया है। प्रशासन ने इसे कैंपस के अनुशासन बनाए रखने और किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जरूरी कदम बताया है। और इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डीयू परिसर में विरोध प्रदर्शन करने से पहले जानकारी देनी होगी और अनुमति लेनी होगी, तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद विश्वविद्यालय ने पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया है और अब अनुमति आधारित व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ये नए नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार अगर बात की जाए तो किसी भी धरने, रैली, सभा या प्रदर्शन के लिए पहले से अब अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी को भी किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना है, कोई रैली निकालनी है, किसी तरह की सभा का आयोजन करना है या किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में करना है तो उसके लिए पहले से अनुमति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। प्रॉक्टर कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि नियमों का अगर उल्लंघन किसी ने भी किया तो उनके खिलाफ कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। इसमें छात्रों का निष्कासन भी शामिल होगा, कर्मचारियों की बर्खास्तगी को शामिल किया गया है और अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस की कार्रवाई भी इसमें शामिल की गई है। यानी कि अगर कोई छात्र इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका निष्कासन किया जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जा सकता है और अगर उसके बावजूद कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आती है जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन उसको नहीं संभाल पा रहा है तो उसके बाद पुलिस की मदद भी ली जा सकती है और पुलिस या कार्रवाई भी जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ यहाँ पर की जा सकती है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि जानकारी जो भी कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, रैली हो, सभा हो या किसी भी तरह का कोई अन्य प्रदर्शन हो, उसकी पूरी जानकारी कम से कम 72 घंटे पहले आपको देनी होगी। ये नए नियम कहते हैं। इसमें आयोजन का स्वरूप आपको बताना होगा कि किस तरीके का आयोजन है, उसका समय भी आपको बताना होगा कि कब यह आयोजन होने वाला है। प्रतिभागियों की संख्या आपको उसमें साफ तौर पर बतानी होगी कि कितने प्रतिभागी इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर कोई किसी तरह की कोई रैली है या किसी तरह का कोई कार्यक्रम आप करने वाले हैं और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वक्ताओं की संलिप्तता है तो वक्ताओं का विवरण भी आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा कि किस तरीके के वक्ता हैं और किस तरीके का वो कार्यक्रम रहने वाला है। सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर की कोई अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ना ही उसको किसी तरह के नियमों के तहत माना जाएगा। बाहरी लोगों की भागीदारी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी बाहर का व्यक्ति इन प्रदर्शन में, धरने में, रैली में या किसी तरह के कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। तो ये बदलाव 13 फरवरी को यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर 2 गुटों के बीच हुए हंगामे और 17 फरवरी के पूर्ण रोक आदेश के बाद सामने आया है और अब इसको त्वरित लागू कर दिया गया है। यानी कि कैंपस में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को लेकर ये नई नीति बनाई गई है। इस नीति, जो पुरानी नीति थी उसमें बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है और साफ तौर पर जाहिर है कि ये सख्त नियम इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि यूनिवर्सिटी के जो नियम है वो पूरी तरह से सही रहें और यूनिवर्सिटी कैंपस का जो माहौल है वो किसी भी तरह से बिगड़ने ना पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो वही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है और नियंत्रित है। सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वो गलत जानकारियों और शरारती प्रचार से प्रभावित ना हो। बताया गया है कि भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पाद का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। देश में 1 लाख से अधिक खुदरा ईंधन आउटलेट खुले हैं जो बिना रुकावट के ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल का आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। देश के पास कुल 74 दिनों की
आरक्षित स्टॉक है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल उत्पाद और रणनीति भंडार शामिल है। एलपीजी की स्थिति भी सुरक्षित है। घरेलू रिफाइनरी उत्पाद में 40% की वृद्धि हुई और तेल कंपनियां हर दिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित कर रही है। एलपीजी की कुल दैनिक आवश्यकता 80 टीएमटी है, जबकि उत्पाद अब 50 टीएमपी तक पहुंच गया है। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में स्थित कनावली गांव की रॉयल गार्डन कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अम्रपाली स्कूल के पास लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड और दबाव के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग भड़क उठी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है और तुरंत बिजली विभाग और दमकल टीमों को सूचना दी गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और जनहानि भी टल गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे बिजली लोड की मुख्य वजह डूब क्षेत्र में हो रही बिजली चोरी है। उनका कहना है कि अवैध कनेक्शनों के कारण ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसमें इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती है। घटना के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग अवैध कनेक्शन और ओवरलोडिंग की समस्या पर क्या सख्त कदम उठाती है। वहीं नोएडा के सेक्टर 31 स्थित निठारी के पास उस समय बड़ा हादसा टल गया जब मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना उस वक्त हुई जब एक वाहन वहां से गुजर रहा था और उसका टायर अचानक सड़क में धंस गया। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को संभाल लिया, जिससे गाड़ी पलटने से बच गई और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क के ऊपर पूरी तरह ठीक और चमकदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खोखली है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को बड़ी लापरवाही बताया है और उनका कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार के कारण सड़कें कमजोर हो रही है, जिससे कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गड्ढे की मरम्मत नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच और मरम्मत की बात कही जा रही है। वहीं मोदीनगर के सिकरी खुर्द स्थित महामाया देवी सकरी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंजता रहा। वहीं सिकरी मेले में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की और सभी पार्किंग स्थल दिन भर फुल रहे। रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर और मेले की ओर बढ़ने लगी थी। दूर दराज से लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से पहुंचे, जिससे सिकरी रोड, तिबड़ा रोड और हापुड़ रोड समेत कई मार्ग पर भीषण जाम लग गया था। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर वाहनों को रोककर श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर भेजा। भीड़ के बीच एक महिला श्रद्धालु चेन स्नैचिंग का शिकार भी हुई। बागपत निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 9 की पुरानी सब्जी मंडी में चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सोनी ज्वेलर्स के नाम के दुकान के शटर को उखाड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे लाखों रुपए की कीमती जेवरात चोरी कर फरार हो गए। घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब बाजार बंद था और आसपास सन्नाटा था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी तरह वारदात कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 चोर दुकान के अंदर घुसकर काउंटर और दरवाजों को खंगाल रहे हैं और आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 500-500 रुपए के
कुल 234 नकली नोट बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में नकली नोटों और के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार 25 मार्च को चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली पुलिस और नोएडा निवासी 3 युवकों के रूप में हुई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि सभी नोट नकली है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने दिए थे जो खुद को झारखंड की निवासी बताता है। आरोपी इन नकली नोटों को लोगों को असली बताकर बेचते थे और इससे मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस गिरोह के मुख्य सप्लायर और नेटवर्क की तलाश में जुट गए हैं। कुछ दिन पूर्व लोनी बॉर्डर थाने को एक मार्केट में नकली नोट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर लोनी बॉर्डर पुलिस काम कर रही थी और इसमें डेवलप करने के आधार पे कल इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम सुबोध है, एक रोहित है और तीसरे का नाम मुन्ना है। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 1,17,234 भारतीय करेंसी नोट बरामद हुई हैं जो कि जाली हैं। और इसमें एक पूछताछ में ये पता चला है कि ये गिरोह बना के काम करते हैं और इसमें सुबोध और रोहित आपस में सगे चाचा भतीजा है। ये साकिब दिल्ली में वर्तमान में रहते हैं। मूल रूप से बांका बिहार के रहने वाले हैं और ये जो मुन्ना है वो नोएडा का रहने वाला है, वहाँ पे ऑटो चलाता है। यहाँ पे एक अभिषेक नाम के व्यक्ति को ये देने पैसे आ रहे थे जो यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता। तो इनको गिरफ्तार किया गया। अभिषेक वांछित है, उसके लिए टीम लगाई गई। सर अभी तक कितने पैसे ये चला चुके हैं और किन किन इलाकों में और किन राज्यों में ये इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है? इसमें अभी इनसे और पूछताछ करेंगे। फिलहाल जो बताया इन्होंने कि सुबोध जो है इस पे पहले भी मुकदमे इसके हैं। अभी इसको चेक कर रहे हैं। इसने भी ये बताया कि 10 साल पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और हाल में एक मुकदमा साकेत में इसके ऊपर दर्ज है। उसमें इसके साथ अन्य अभियुक्त भी हैं। एक खैरुल इस्लाम नाम का व्यक्ति है, एक दिनेश है, आकाश है और उसमें ये भी उसमें अभियुक्त था। वहाँ पे करीब 5-5.5 लाख की करेंसी नोट बरामद हुई थी और उसमें ये अभियुक्त था और अन्य के जो आपराधिक इतिहास उनकी जानकारी की जा रही है। जो नेटवर्क पीछे का है उसकी जानकारी। सर कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी? एक तो फोर्थ, ये सुबोध जो है 4th क्लास है बस। साथ में इनका एक भतीजा है, शिवम नाम बताया उसका, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करता था। वर्तमान में ये वो भी इस तरह का कार्य करता है उसके विषय में। और वहीं ग्रेटर नोएडा में मोमो खाने के बाद करीब 1 दर्जन लोग बीमार हो गए। पीड़ितों ने उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द और बुखार जैसी शिकायतें दर्ज कराई। सभी लोगों को दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में आया है कि सभी प्रभावित लोगों ने एक ही दुकान से मोमो खरीदे थे और ये दुकान दादरी नगर और के तहसील के पास स्थित है। घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य निरीक्षक की टीम ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेवियर ग्रीन आर्च मार्केट में मैडम मोमो रेस्टोरेंट पहुंची। टीम ने पनीर और चिकन मोमो के नमूने लेकर रेस्टोरेंट और तत्काल बंद कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नमूनों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में मोमो से लोगों की तबीयत बिगड़ने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग मोमो खाने के वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ऐसा ही मामला गाजियाबाद में 2018 में सामने आया था जब 35 लोग जिसमें 12 बच्चे भी शामिल थे बीमार हो गए थे। उस समय गंदे तरीके से बनाए गए मोमो की वजह से पीड़ितों को पेट दर्द और लीवर संबंधी परेशानियां हुई थी। पुलिस ने उस मामले में मोमो बनाने वाले को गिरफ्तार कर जांच की थी। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।